लाइव एग्जांपल है। अभी आप कुछ चुनिंदा लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, कर लिया ना, दिक्कत हो गई। हमेशा मेरी माँ कहती थी जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ। अब वो कहानी मैंने बदल दी है। सर, आपने वो अचीव किया है जो काफी फादर्स ऑफ डॉटर्स नहीं कर पाते। कईयों को लगता है अरे शादी हो जाएगी चली जाएगी, बट आपने उनको फिर भी अपनी लेगेसी, अपना पैशन पास ऑन किया है। 90 ईयर में भी आदमी बिग करने का सोच रहा है। याचना मतलब मेरे से पहली बार मैं बहुत सारे इंटरव्यू दे चुका हूँ, कम से कम 200-400 इंटरव्यू दे चुका हूँ। पहली बार मेरे दिल की बात किसी से पूछ ली, इसलिए तेरे को दिल से धन्यवाद। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर आपको बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको एक फेयर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो वो आप कैसे इंश्योर करते हो कि वो फेयर कॉम्पनसेशन क्या है? पर्सनल ब्रांड बनाना क्या जरूरी है? नमस्कार, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं संजीव अग्रवाल सर, जो कि फाउंडर हैं सेज ग्रुप के। सेज ग्रुप एक मल्टी वेंचर बिजनेस है जो कि भोपाल, मध्य प्रदेश और पूरे इंडिया में ऑपरेट करता है। इस एपिसोड में हमने जाना कि एक मिलियनेयर्स कैसी सोच रखते हैं और एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज एकदम एसेंशियल हैं। यंगस्टर्स ये जान सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स कैसी माइंडसेट रखते हैं, क्या क्या स्किल्स एसेंशियल है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। संजीव अग्रवाल सर से बात करके एक बहुत बड़ी सीख बड़ों के लिए भी है कि कैसे आप एक परिवार को एक साथ लेके अपना बिजनेस चला सकते हैं। संजीव अग्रवाल सर ने एक चीज बड़ी हटके की है। ज्यादातर लोग अपने बेटों के लिए बिजनेस बनाते हैं, इन्होंने अपनी बेटियों के साथ अपनी लेगेसी मल्टीफोल्ड बढ़ाई है। तो आई होप ये आप एपिसोड एंजॉय करेंगे और हमारे लिए ऐसे कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें, ताकि हम और भी बेहतर एपिसोड्स आपके लिए ला सकें। हम वर्ड यूज करेंगे ब्रांड। आप अपनी कहानी बता सकते हैं उसके बारे में, प्लीज बताइएगा। जो शहर में, प्रदेश में सब जानते हैं, तो आज की स्टोरी सेज की तो सबको पता है, पर कैसे स्टार्ट हुआ, मेजरली क्या स्ट्रगल्स रहे सर, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। भी आलोक बेटे, क्या होता है सेज? सेज मतलब संत, सिद्ध पुरुष को सेज कहते हैं। तो मेरा एक मानना है कि सिद्ध पुरुष की कोई स्टोरी नहीं होती, वो तो प्रारब्ध होता है। वो तो बहुत पुण्यों का फल मिलता है तो सेज बनता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। मेरे ऊपर गुरुजनों की, मेरे माता पिता की, मेरे पूर्वजों की कृपा हुई कि उन्होंने मेरे अंदर वो भाव पैदा करे कुछ करने के, मेरे अंदर सोच पैदा करके कुछ करके दिखाने की। एक बहुत नॉर्मल क्लास का स्टूडेंट था। मतलब मेरा 7th में मेरा 2nd डिवीज़न आया, 11th में मेरा 2nd डिवीज़न आया, परंतु मेरे पापा बहुत कड़क इंसान थे। वो चाहते थे, उनके 6 बच्चे थे, वो बोलते थे कि मुझे अपने बेटे को सिविल इंजीनियर बनाना है। वो 3 इडियट वाली कहानी नहीं थी कि बच्चा पैदा होती वो बोलता है मुझे सिविल इंजीनियर बनाना है। ऐसे मेरे पापा की इच्छा थी, वो भी सिविल इंजीनियर थे, बोलते मेरे बेटे को बनाना है। हम 2 भाई हैं, 4 बहनें। तो भाई साहब तो नहीं बन पाए, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में चले गए। तो उनको अब इस पर करूँगा मैं। तो मेरे को पहली बार मैंने इंजीनियरिंग एग्ज़ाम दी, PET होती थी उस टाइम पर। तो मेरा डिप्लोमा में हो गया। डिप्लोमा आई एम टॉप मोस्ट, मतलब 188 पे क्लोज हुआ था और मेरे 186 मार्क्स थे, तो डिप्लोमा बेस्ट मिल रहा था मुझे। नहीं, डिप्लोमा इंजीनियर, वो खुद रुड़की से डिप्लोमा इंजीनियर। बोले डिप्लोमा नहीं, तुझे बड़ा साहब बनना है तो तुझे इंजीनियरिंग करनी है। ये बातें कर रहा हूँ मैं 87 की। बोले रिपीट करो। अब ईश्वर की कृपा हुई, रिपीट करा तो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। मैंने इंजीनियरिंग करी MACT से, इस टाइम अभी मैनिट कहते हैं। तो मैं तो अपना इंजीनियर बनने का पूरा श्रेय 100% पापा को देता हूँ, क्योंकि उनके ही सोच के कारण, उनके ही गाइडेंस के कारण मैं बन पाया। और दूसरा श्रेय देता हूँ मेरे जिया जी को। मैं 4th ईयर में था, हमारा उस टाइम 5 ईयर कोर्स होता है, तो एक गेट एग्ज़ाम होती है, तो मैं वो देने जा रहा था कि उसके थ्रू देते हैं तो फिर आप मेरे पापा की इच्छा थी कि लड़का IAS बने या इंजीनियरिंग सर्विसेज करे या फिर कोई बड़ा साहब बने, POD जैसे वो भी साहब थे। तो वो मेरे को उसका लगाते। तो मैं जा रहा था एग्ज़ाम देने। बोले आई के एग्ज़ाम देने जा रहा है? बोले जी ऐसा ऐसा। बोले क्या करना है एग्ज़ाम दे, क्या कमाएगा तू? बोले नहीं, पापा ने कहा है। बोले नहीं मैं बात कर लूँ, तू तो मत जा एग्ज़ाम देने। तो मैं नहीं गया, घर से निकला पर तो गया ही नहीं। तो वो दिन है, तो मेरे दिमाग में एक एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा जागृत हुई कि कुछ अपना करो, नौकर मत बनो, नौकर बनाओ। तो एक भाव पैदा हुआ उस दिन के GI के वर्ड से। तो जो छोटे छोटे लोग आपसे इंटरफेरेंस करते हैं, उसका आपके अंदर मन में भाव पैदा हो जाते हैं कुछ करने की। बस मेरा कैंपस प्लेसमेंट में बहुत जगह हो गया था सिलेक्शन, LNT में, IPCL में, परंतु मैंने ज्वाइन नहीं करा। अब मैंने अपना बिजनेस चालू करा। ब्रदर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टरशिप करते थे,
तो मैं भी आया। मैं पहले स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के पास बॉम्बे गया, पापा के कोई दोस्त थे वो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट थे, तो बॉम्बे रहा मैं 9 महीने, उनके से पूरी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सीखी सिविल इंजीनियरिंग में, और समझा कि क्या बारीकियाँ होती हैं सिविल कंस्ट्रक्शन को लेके। 9 महीने सर्विस करके, और सर्विस ऐसी थी कि भैया मुझे नौकरी भी रख लो, मुझसे पैसे ले लो, तो सीखने वाली लर्निंग थी। फिर आके स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट का ब्रदर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टरशिप करते, तो हमने रियल इस्टेट के बिजनेस में आए 89 से। पहले 1 डुप्लेक्स बनाया, फिर 3 बनाए फ्लैट, 6 बनाए, 20 बनाए, 50 बनाए, 500 बनाए, 1000 बनाए, अब तो 10-12 हज़ार तो हम बना के पेंशन दे चुके हैं। तो एक रियल इस्टेट की शुरुआत हुई। फिर हम धीरे धीरे रियल इस्टेट में अच्छा करने लग गए। हम भोपाल में टॉप हो गए, टॉप 3 में हम आने लग गए। तो अब क्या करें, तो हमने 2001 में, पहले जब हम ब्रदर हम साथ थे, तो हमारे ग्रुप का नाम सागर ग्रुप हुआ करता था। तो सागर पब्लिक स्कूल डाला 2001 में। फिर 2003 में हमने पहला इंजीनियरिंग कॉलेज डाला, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी SIT, जो इस टाइम आई फील प्राउड कि MP का सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है। जाके प्लेसमेंट्स, वहाँ का कल्चर, इट्स वेरी वेरी गुड। वो डाला, फिर शुरुआत हो गई, और फिर इलेक्ट्रिकल इंफ्रा में आए, यूनिवर्सिटी डाली, अभी पिछले साल अपोलो सेज हॉस्पिटल शुरू करा है, और भी बहुत सारे वेंचर कर रहे हैं। परंतु बेटा मेरा मानना है कि करो तो होता है, सोचो तो मिलता है, और चाहो तो जहाँ चाहे वहाँ रहा है। जहाँ चाहे वहाँ रहा है। ये तो जर्नी है, और एंडलेस जर्नी। अभी तो शुरुआत है, मैं तो मानता हूँ अभी तो शुरुआत हुई है। अभी कहाँ, अभी तो तुम बोलो भोपाल मध्य प्रदेश नाम है, मुझे तो इंडिया में नाम बनाना, मुझे तो वर्ल्ड में नाम बनाना है, और नाम तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सेज है नाम, संत का नाम तो अपना आप बनता है जी। मुझे संजीव का नाम नहीं बनाना, मुझे इस देश का नाम रोशन करना है। तो भले वो सेज माध्यम बने, भले मध्य प्रदेश माध्यम बने, भले देश माध्यम बने। थोड़ा हम ये जानना चाहते हैं कि थोड़े आप स्ट्रगल्स बताएं, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है आज के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स, हमें वो ग्लोरीफाइड चीज़ें ही दिखती हैं मीडिया पे, हमें बैक एंड में जो स्ट्रगल्स हुई होती हैं वो नहीं पता चलती। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कुछ ऐसे। आलोक, मेरा मानना है स्ट्रगल तो बहुत है, वो चैलेंज है आपके लिए। अपन उसको, मैं तो स्ट्रगल नहीं मानता हूँ, चैलेंज मानता हूँ। और चैलेंज किसको मिलता है? जो सक्षम पर्सन होता है उसको ही चैलेंज मिलता है। अपने भी, जैसे आपने देखा होगा आपके दोस्तों में, जो बहुत अच्छा पढ़ाका लड़का था, होशियार था, उसके पिताजी ने उसको IIT के लिए कोटा भेजा और ये करवाया वो भेजाया, उसको ही तपाता है जो तप सकता है। तो ईश्वर चैलेंज उसी को देता है जो आउटपुट दे सकता है। नहीं तो मरे हुए आदमी को कहाँ अमृत पिलाओगे जी। जो जिंदा है, जोश में है, जो कर दिखा सकता है ना। कृष्ण ने भी गीता किसको सुनाई थी? अर्जुन को सुनाई, क्योंकि उसको लिखा अर्जुन के अंदर पोटेंशियल है जो पूरा युद्ध जीत सकता है, इसलिए उसने उसको गीता सुनाई। किसी को सुना देता कृष्ण जी के लिए तो कुछ भी मुमकिन था, खुद ही 1 मिनट में निपटा देते सबको, परंतु नहीं करा उन्होंने। तो हर्डल्स तो आती ही है, परंतु हर्डल्स नहीं आएगी तो जीवन क्या है यार। मैं तो बोलता हूँ कि जो हार्ट रेट भी वो ऐसे ऐसे ही चलता है ना, तभी तो मज़े आते हैं। ऐसा हो गया तो क्या मज़ा है ख़त्म। तो हर्डल्स तो आनी ही चाहिए। आज अभी आप देखो ना, मोदी जी जीत के भी हार गए। मतलब क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा बड़े सपने देख लिए थे, ज़्यादा बड़ी चीज़ें करने लग गए थे। जबकि नॉर्मल पेस में कर चलो और थोड़ा सा कंट्रोल में काम करते हो तो चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती। मेरा हमेशा से, मैं बहुत 3 टायर प्लानिंग करके चला हूँ। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं और ब्रदर 2005 में फाइनेंशियली अलग हुए, पापा की इच्छा थी। तो हमारे ग्रुप में ये थे कि हम लोन नहीं लेते थे किसी भी कंडीशन पे। हम मतलब अपना, जैसे हमेशा मेरी माँ कहती थी, जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ। अब वो कहानी मैंने बदल दी है। मैं बोलता हूँ जितने पाँव में इतनी बड़ी चादर खरीद के लाओ। बदलो चादर, चादर तो खुद मिलती बाजार में। सोच ही तो चाहिए आपको। मैंने एक पहला लोन लिया 7 करोड़ रुपए का स्टेट बैंक से इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर। तो सब मेरे से बोले, यार ये तो लोन के क्यों ले रहे हो, लोन के बाद तो बहुत दिक्कतें होती है, कैसे कभी कुछ हो गया। तो मैंने खूब सारी करीब ना, देखो मेरे पास ये ज़मीन है, पहले तो मैं जहाँ पर लिया वहीं मेरा इतना अच्छा प्रॉफिट है, ये है, मैं उससे चुका दूँगा। नहीं हुआ तो मेरे दूसरे रियल इस्टेट का बिजनेस है, मैं उससे चुका दूँगा। नहीं हुआ तो मेरे पास ये लैंड बैंक है, ये बेच कर चुका दूँगा। तो 3 टायर सिस्टम में मैं काम करता हूँ। मतलब जो भी प्लान करता हूँ 3 तरह से सेफ होके काम करता हूँ, तो फिर एक सेटिस्फेक्शन रहता है। अगर आप बैग में काम करो, जैसे मेरे एक हमेशा का रहता है कि मैं जब भी कोई भी काम कराना होता है
तो मैं 2 लोगों को बोलता हूँ पैरेलल में काम, ताकि कभी एक से मिस हो जाए तो दूसरा करेगा। और दोनों के साथ में मैं अपने पीए को भी नोट करा के रखता हूँ, भैया तू इन दोनों को फॉलो करते रहे कि काम करना है। तो हर्डल्स आती है, एक्सेप्ट करो एज ए चैलेंज और पार करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वी डू इट। थैंक यू सर, आपने वो चादर वाली बात बहुत अच्छी बताई। तो आप कहेंगे कि कि आपके फैमिली में पर्टिकुलर रूल था फैमिली बिजनेस में कि डेट नहीं लेना, आपने उस प्रिंसिपल्स को चेंज किया, तोड़ दिया अब तो जम कर डेट ले रहा हूँ। मतलब मेरे ब्रदर थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली तो उन्होंने बड़ा डेट लिया, तो मैं उनसे लड़ता था, भाई साहब ऐसा कितना क्यों ले रहे हो आप, ये तो बड़ा गलत है, आप तो पहले इतने। तो बोलते नहीं, अब उनका भी बेटा आ गया बिजनेस में, बोलते नहीं ठीक है, अपना पूरा कैलकुलेटेड है, ये है वो है। तो आज से ही मैं बात बता रहा हूँ, 8-10 साल पहले की, तब भी मैं इतना नहीं कन्विंस था, परंतु अब मेरे पास भी अच्छा डेट है, क्योंकि मैंने उसको 3 तरह से कवर कर हुआ है जी। तो हमें करना तो पड़ेगा ही। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एक्सीडेंट का डर हो तो चलना थोड़ी बंद कर दोगे, गाड़ी तो चलाओगे ही ना। होता है एक्सीडेंट, लाख में 1 आध का एक्सीडेंट हो जाए तो हो जा भी है, क्योंकि करने वाला वो है। अगर उसने चाहा है ना 1 सेकंड लगना है, उसने चाहे तो 1 सेकंड उठा देगा, 1 सेकंड में ख़त्म कर देगा। परंतु हम क्या कर रहे हैं ये हमें देखना है। तो अपने आप को बार बार एनालाइज करो, बार बार अपने बारे में चिंतन करो, और मैं तो कहता हूँ खुद के अलावा दूसरों से कराओ। कम से कम 2 से 9 लोग ऐसे लो जो आपका दर्द समझते हो, आपकी को दिल से प्रेम करते हो और आपको एडवाइस कर सकें, और वो सक्सेसफुल हो रहे हो, तो उनसे साथ डिस्कस करो, ओपन डिस्कस करो। मेरे ग्रुप में तो ये है कि कोई बात जैसे हिटर रखनी होती ना तो मुझे भी नहीं बताते, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा, मैं सबको राय ले लेता हूँ फटाक, क्योंकि खुल के खेलो ना साहब। कोई लैंड आई है जी, बताओ सबको, भैया अच्छी होगी और मेरी किस्मत होगी तो मुझे मिल जाएगी। कोशिश अपन करते हैं, परंतु अपने सर्कल में बात करो, डिस्कस करो। नहीं तो आज के टाइम में बहुत सारी, एक मैं देख रहा हूँ स्पेशली यूथ में, वोकल कम हो गया, बातें कम करता है, अपने आप को होशियार समझ खुद ही डिसीजन ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते। जबकि डिस्कस करो, फाइन टोन, जितना फाइन टोन करोगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। बीजेपी लाइव एग्जाम्पल है। अभी आप कुछ चुनिंदा लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, कर लिया ना, दिक्कत हो गई। अगर वो सब मिलकर डिसीजन लेते तो ये दिक्कतें नहीं होती और बड़ी जीत मिलती, पक्का था। तो मिल के काम करो, हर्डल्स आएगी, चीज़ों को पार करना है हमें। एक लीडर में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एक ही क्वालिटी, सबको साथ लेके चलो। पास्ट का एनालिसिस करो, फ्यूचर की डिटेल प्लानिंग करो। मैं एक इंटरव्यू पढ़ा था एलन मस्क का, इनके जितने बड़े, जितने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एलन मस्क मैंने 35 साल आगे की प्लानिंग करके छोड़ दी है। अब तो मैं आगे 35 साल बाद जी रहा हूँ। मुकेश अंबानी बोलता है मैं 15 साल आगे का जी रहा हूँ, मतलब पूरी आगे की स्टेजेस बना के छोड़ दी है। तो ये लीडर को भी एक लेवल पे आने के बाद, एक लेवल पे आने, मेरी बात को पर ध्यान देना, नहीं तो बहुत सारे होते हैं। जैसा मैं पहले साइडों पे बहुत जाता था, मैं सिविल बिल्डर हूँ तो रियल एस्टेट काम करते, बहुत साइडों पे जाते थे। सुबह 8 बजे गए, पाइप पकड़ा, खुद ने सराई चालू करी, ये काम करा होकर, खुद पूरे दिन साइड पे रहते थे। कोई ज़्यादा काम नहीं था एट द बिगनिंग। और अब ज़्यादा, मेरा महीने में एक बार भी साइड पे जाना नहीं हो पाता। तो मेरे अपना एक दोस्त थे, मेरे रिलेटिव, उनको बोला कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। वो छोटे से बिल्डर है, तो उन्होंने साइड में जाना बंद कर दिया। अरे फिर मैंने एक दिन पकड़ा, मैंने भैया मेरी स्टोरी से आपकी स्टोरी अलग है। जब आपके लेवल पे था तो मैं सुबह रात के 7 बजे तक साइड पे रहता था, रात को 11 बजे पिक्चर से लौटते समय भी बीबी के साथ में साइड पोते हुए आता था कि चौकीदार जग रहा है कि नहीं जग रहा है। तो आप हर चीज़ें, मतलब आप रोल मॉडल हो सकते हो, परंतु अपने हिसाब से सेट करो। तो लीडर को भी आगे के गोल बहुत अच्छे से रिफाइंड वे में सेट करने चाहिए। सेज ग्रुप का एक हमेशा का प्रिंसिपल है, जैसे हम 4 जनवरी फाउंडेशन डे बनाते हैं, प्यून से लेके वाइस चांसलर, प्रो चांसलर, ईडी, माई सेल्फ, पूरे साल की डिटेल स्ट्रेटजी बनाता है, डिटेल विज़न बनाता है, उसकी स्ट्रेटजी बनाता है विद द पास्ट ईयर के एनालिसिस से। हमारे अंदर क्या सोच थी, हमारे अंदर क्या चाहत थी, उस हिसाब से बनाता है। हर महीने फिर रिव्यू करते हैं हम, हर हफ्ते रिव्यू करते हैं, रोज़ रिव्यू करते हैं, और मैं तो मतलब हर घंटे रिव्यू करो। तो अगर आपका फोकस क्लियर हो तो सक्सेस मिलती है। लीडर को भी अपना फोकस क्लियर रखना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, और आपको रोल मॉडल बनना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि मैं किसी अपने जूनियर बोलता हूँ तू 12 घंटे काम कर, तो मुझे 16 घंटे काम करना चाहिए जब मैं हकदार हूँ।
एक वो गांधी जी वाली कहानी है ना कि एक माता अम्मा अपने छोटे बच्चों ले गई कि बापू ये गुड़ बहुत खाता है, तो बोले अम्मा अगले हफ्ते आना। फिर अगले हफ्ते लेके गई, बोले अम्मा अगले हफ्ते आना। फिर अगले हफ्ते लेके गई, तो बोलता बेटा गुड़ मत खाया कर, इससे दांत खराब हो जाते हैं, ऐसे ऐसी दिक्कत है। अम्मा बोले बापू आप ये 2 हफ्ते पहले ही बोल देते, इतनी सी बात थी। बोले नहीं अम्मा मैं भी गुड़ खाता था, पहले मैंने छोड़ा, अपना संयम देखा, तभी तो मैं बोलने का हकदार हूँ। तो लीडर को एक बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, तभी आप हकदार हो। जैसे मैं इन्हीं फॉर्म के लिए टोकता हूँ, जैसे सेज ग्रुप का मैं लोगो लगा के रखता हूँ, तो मैं उस सामने तभी टोकता हूँ जब मैंने लगाया हुआ हो, नहीं तो मुझे हक बनता ही नहीं है। तो लीडर को पहले खुद मिसाल पेश करनी चाहिए, तब सामने वालों को टोकना चाहिए, उसको साथ लेना चाहिए। पहले खुद का विज़न बनाए, फिर दूसरों का विज़न बनाए, सबको साथ लेके चले। नहीं, इस बात का तो हम भी विटनेस हैं, क्योंकि जब हम आपके ऑफिस आए थे तो आपने खुद भी आईडी कार्ड पहना हुआ था। जनरली ऐसा नहीं होता। नहीं, हम तो सब कॉमन है, सबको सब नियम करने चाहिए। आपने सुना नहीं था मारुति की जब फैक्ट्री आई थी, मुझे याद है संजय गांधी जी ने लगवाई थी, वहाँ का जो चेयरमैन था और जो वहाँ का जो वर्कर था सेम यूनिफॉर्म पहनता था, सेम मतलब सेम कपड़ा, सेम स्टाइल, सेम जगह बैठ के खाना खाते थे। तो कोई एमडी और वहाँ का चपरासी सेम लेवल पे रहते। तो जैसे समानता का थोड़ा काम करो। हाँ, टाइम नहीं है तो आप कर लो अपने हिसाब से, परंतु ट्राई करो कि कॉमन थिंग्स एक जैसी हो, तो सामने वालों को खुशी मिलती है। और अगर आदमी खुश होगा ना तो अपना प्रोडक्शन अपना आप डेढ़ा हो जाएगा, वो सेटिस्फाई होगा तो अपना आप डेढ़ा हो जाएगा, उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। कितने ईयर्स हो गए आपको बिजनेस करते हुए? देखिए मैंने 83 से शुरू कर दिया था। जब मैंने अपना 11th करा था उसके बाद से ब्रदर कोई कॉन्ट्रैक्टरशिप करे थे, तो मैं उसी टाइम से शुरू कर दिया 83 से। आज 40 साल हो चुके हैं, सिर्फ 40 साल। और मुझे लगता है अभी 4 साल भी नहीं हुए, 4 महीने भी नहीं हुए, 4 दिन भी नहीं हुए, अभी तो शुरू करा था और 40 साल बीत गए। समय तो अपने आप है, समय तो आपकी सोच है, कुछ नहीं है। समय बेटा एक बात बहुत ध्यान रखना, समय सोच है। अभी आपसे बात करते हुए मालूम नहीं कितना टाइम बीत गया, 2 घंटे बैठे रहो, 10 घंटे बैठे रहो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो समय मालूम नहीं पड़ता। और अगर आप ट्रेन का इंतजार कर रहे हो और रेलवे स्टेशन में खड़े हुए हो तो साला 2 मिनट पास करना मुश्किल हो जाता, बार झांकते आ रही है कि नहीं, आ रही है कि नहीं आ रही है। तो समय तो आपको अपने बस में करना है, समय को बस में करो, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। पर 40 साल सर बहुत बड़ा टाइम है। मेरी एज भी नहीं है उतनी, मेरी उससे 5 साल कम है एज। तो आपने काफ़ी अलग अलग टाइम्स देखे हैं, तो बिज़नेस के टर्म्स में कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कह लें या तरीका बिज़नेस करने का कह लें, क्या चेंज हुआ है इतने सालों में? कोई बहुत चेंज नहीं हुआ साहब। पहले तो नॉर्मल फ़ोन से ट्र करके फ़ोन करते थे और अब मोबाइल पे फ़ोन कर लेते हैं। ये कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होते जा रही है, चीज़ें अच्छी हो रही है। एक ही चीज़ है, सोच है आपकी। अगर सोच उस टाइम भी वही थी, 30 साल पहले भी थी, 20-10 आज भी वही सोच है, कर दिखाने की सोच है तो सब कर लोगे, एक्सेप्टेंस की सोच है तो सब कर लोगे, अनकंडीशनल लव की सोच है तो सब कर लोगे। नहीं तो सोच नहीं है तो ना पहले कर सकते थे ना अब कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से तो बहुत चेंज नहीं हुआ है, सोच वही रखनी चाहिए, चीज़ें बदलती जाएंगी। पहले मैं अपनी मेरे पास मोपेड थी, उस पर घूमता था, फिर स्कूटर पे घूमता था, फिर मारुति कार ली, फिर मर्सिडीज़ कार ली, तो बढ़ती जा रही है चीज़ें। क्या फ़र्क पड़ता है, पहुंचना है ना, जाना है। स्कूटर भी वैसे जाते थे, आज रोल्स रॉयल ले लो तो उससे भी वैसे जाते, फ़र्क क्या पड़ना है, सोच है आपकी। आप देखो ना बड़े बड़े विप्रो के प्रेम जी हैं, आज भी वो इकोनॉमी क्लास में जाते हैं, खुद ही 118 इन्हीं गाड़ी है बोलते, खुद ही चला के ऑफिस जाते हैं। सोच है। मुझे लगता है कि मुकेश अंबानी अपने पास 7 चार्टर्ड प्लेन उससे जाता है, अपने घर में हेलीपैड बना उससे। तो सोच है आपकी और सब सही है। दुनिया में जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि उसकी सोच उसके साथ है। मतलब इतने टाइम में फंडामेंटल और प्रिंसिपल्स चेंज नहीं हुए, टूल्स उस चीज़ को अचीव करने के, अकॉम्प्लिश करने के, उसमें एडवांसमेंट हो गया है, बट आपको सोच और फोकस वैसे ही रखना है जैसे यस कनेक्शन, बिल्कुल बहुत ही नहीं। और मैं नहीं बोलता सोच बदलो मत, समय के अनुसार सोच बदल सकते हो, और रिफाइंड तो हमेशा करना है जी। जैसे मेरी बिटिया हैं,
मेरे जो साथ के सेज कोर के जो कोर मेंबर हैं, बहुत सारे अपनी अपनी सोच पे, मैं हमेशा कोई भी डिसीजन लेता हूँ अपने कोर टीम के साथ ही डिसीजन लेता हूँ। तो वो अपनी सोच बताते हैं, मैं अपनी सोच बताता हूँ, वो मिल के नॉर्मली डिसीजन लेते हैं। खूब सारी बहस होती है, अच्छी खासी तू तो में हो जाती है कि आपने भी बुलाई गाय को, हमारी नहीं सुननी थी, तो ये वो। मैं बोलता हनी बुला रहे, चलो उठो, उठ भी जाते फिर बैठा लेते। तो मतलब सोच तो सबके साथ लेके करना है, सोच बदल भी सकते हो। मेरा मानना है सोच है कंस्ट्रक्टिविटी की, सोच है पॉजिटिविटी की, सोच है कुछ कर दिखाने की। ये वही की वही है जो पहले थी, जन्मों जन्मों पहले थी और जन्मों पाती हो आज तक होगी। ईश्वर ने हमें पॉजिटिव इंसान बनाया। जैसे अपने 5 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, प्राण में शरीर, मनोमय शरीर, ज्ञान में शरीर, आनंद में शरीर। हम 5 शरीरों के साथ हमेशा मूव करते हैं जब तक हमारे अंदर आत्मा है, और जब आत्मा निकल के जाती है तो 5 शरीर भी ख़त्म हो जाते हैं। और जो आनंदमय शरीर है वो ईश्वर का आनंद स्वरूप का ही शरीर है। तो ईश्वर ने हमें आनंद में रहने के लिए बनाया है, प्रेम में रहने के लिए बनाया है, ज्ञान में रहने के लिए बनाया है। तो जब हम इन सब के साथ रहते हैं तो यही शरीर हमें चलेंगे। और ये सब शरीर इंसान के अंदर नहीं, जानवर के अंदर भी है। अब तो बहुत सारी थ्योरी आई है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी ये चेतना होती है। थ्योरी तो वही है, इंसान वही है, सोच अपग्रेड करते जाओ बस आप। सर, मैं इन पर्टिकुलर एज अ डॉटर आपके लिए एक स्पेशल एडमायरेशन रखती हूँ। इन द गिवन एज ऐसा एक नॉर्म बना हुआ है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, कि काम बढ़ाया और बनाया सिर्फ लड़कों के लिए जाता है। मैं वो नॉर्म को चैलेंज नहीं कर रही, बट आप उस नॉर्म से हट के चले। मैं आपकी दोनों बेटियों को पर्सनली मिली हुई हूँ, मैंने उनसे बात की हुई है। आपने ना ही सिर्फ उनके अंदर संस्कार कूट कूट के भरे हुए, इंक्लूडिंग इसमें मैम का भी बहुत बड़ा श्रेय है, आपने उनको इन वर्क फ्रंट भी बहुत अच्छा बनाया है। मैंने दोनों को उनकी वीडियोस देखी हैं जिस पे वो बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर रही थी। इनफैक्ट उनमें से एक ने टेडेक्स पे टॉक भी दी है। एंड आई हैव सीन द कॉन्फिडेंस एंड पायस इन देम, एंड आई कैन वेरी क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली से कि बोथ योर गर्ल्स आज के टाइम पे अपने ही सेम एज के लड़कों से बहुत बेटर कर रही है लाइफ में। आपने सर और मैम ने मिल के उन दोनों को इन पर्टिकुलर एक्चुअल में ऑलराउंडर बनाया, चाहे वो घर है चाहे वो काम है। सर, आपने वो अचीव किया है जो काफ़ी फादर्स ऑफ डॉटर्स नहीं कर पाते। कईयों को लगता है अरे शादी हो जाएगी चली जाएगी, बट आपने उनको फिर भी अपनी लेगेसी, अपना पैशन पास ऑन किया है। उनके साथ आपने अपना काम पास ऑन ही नहीं किया, बट अपनी लेगेसी मल्टीफोल्ड बढ़ाई है। आपने वो करके दिखाया जो काफ़ी फादर्स नहीं कर पाते। सर याचना, मतलब मेरे से पहली बार मैं बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुका हूँ, कम से कम 200-400 इंटरव्यू दे चुका हूँ। पहली बार मेरे दिल की बात किसी से पूछ ली, इसलिए तेरे को दिल से धन्यवाद। मैं चाहता हूँ, मैं मतलब एक मेरी बिटियाओं का बात आती है, मेरे मन में एक जोश आ जाता है, एक प्रेम आ जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्त्री है इस धरती पे सबसे सुंदर कृति है। पुरुष से स्त्री बहुत ऊपर है, जेंट्स से फीमेल बहुत बहुत ऊपर है। क्यों ऊपर है? आप बोलोगे बल तो पुरुष में ज़्यादा, हाँ, बल का क्या करेगा? सोच स्त्री में ज़्यादा है, प्रेम स्त्री में ज़्यादा है, दर्द कह सहने की क्षमता जब बच्चा दे करती है, जो दर्द होता है, हम बोलते हैं पुरुष तो सह ही सकता, मर ही जाएगा। स्त्री के अंदर वो सहनशीलता है, वो प्रेम है, वो समर्पण है, अपनत्व है, वो कोई मैच ही नहीं कर सकता। तो मेरी 4 बहनें हैं, मैं बहनों से अपनी बहनतिया प्यार करता हूँ। बहनतिया मतलब बहनतिया, मतलब वो बोले कि तू मेरे लिए कर दे तो मैं मतलब सेकंड थॉट भी नहीं लूँगा। मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, अपनी पत्नी, 4 बहनों और 2 बिटियाँ हैं, मतलब मेरे लिए दीवानापन है। मैं हमेशा से कहता था, शादी के बातें होती थी तो ऐसे मजाक करते थे, मतलब एक ही शर्त रहेगी, पहले पूछ लेता दीदी बिटिया ही चाहिए मुझे। शादी से पहले मैं बोलता था मुझे बिटिया ही चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत सारे किस्से सुनता था उस टाइम, जब हमारी एज के टाइम पे ना बेटा एकल घर चालू हो गए थे। मतलब उस टाइम जैसा भी फिर से सीनो मतलब फिर से कंबाइंड फैमिली चालू हो गई है, घर टूट रहे थे। लड़का आता था और बाप को बोल के कि पापा टाटा बाय बाय, बहुत कर लिया आपने, मिल लिया, अब मैं अपने ऐश करूँगा। तो अलग फ्लैट ले लिया, अलग शहर में चले गया, तो घर भर टूटते थे। परंतु मैं देखता तो बहुत सारे की जो बिटिया होती थी अलग जाती थी, परंतु उनका प्रेम बना ही रहता था अपने साथ में। मतलब मेरे एक दोस्त थे, उस टाइम बहुत पुरानी बात है, उसके फादर नहीं रहे, तो मैंने देखा वो सब बच्चे उनके अमेरिका बाहर थे,
सबसे पहले उनकी बेटी आई, सबसे दूर थी बिटिया जबकि, तब भी वो कैसे भी करके सबसे पहले बेटी घर पहुंची। लड़के लोग तो हमने उनका दाह संस्कार भी कर दिया, तब लड़के लोग पहुँचे। तब से मेरे मन में एक भाव आ गया था, बिटिया मैं एक और आपको बताता हूँ, मेरी जब पहली बेटी हुई तो बहुत खुशियाँ माने आए घर में, कोई मेरी भी इच्छा पूरी हुई, सबकी इच्छा हुई, मेरी मदर फादर सब लोग। पहली बेटी आई, बहुत अच्छी लक्ष्मी आई, क्योंकि मेरे ब्रदर के 2 बेटे थे, तो सब बहुत खुश थे, लक्ष्मी आ गई, बहुत मिठाई है बेटा। दूसरा हुआ, मेरी माँ मेरी दादी थोड़ी कंजर्वेटिव होते, अब तो इसको एक लड़का होना ही चाहिए, इसका वंश कौन चलाएगा। परंतु मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता था, अपनी पत्नी से ही बोलता था, मैडम जी मुझे दूसरी बेटी ही चाहिए। अपना ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, दूसरी बेटी आ गई। ईश्वर मेरी तो जो बोलता हूँ ईश्वर मेरी सुनता ही सुनता है, फिक्स है मेरा ईश्वर, मतलब सेटिंग है मेरी। तो ईश्वर ने सुनी, बेटी आ गई। अब माँ और दादी नाराज, कहने को तो सामने मजा करनी, मिठाई मिठाई खा रही है, परंतु मैं देख रहा था अंदर ही अंदर दुखी है दोनों जने। मैं उनको अलग से लेके गया 2-3 दिन बाद, बोला आप वो ऐसा खुश क्यों नहीं दिख रही हो जैसा था। अरे क्या, कौन वंश चलाएगा तेरा, कौन तेरे को आग लगाएगा। अरे मैंने बोला लड़की को आग लगाने नहीं आती क्या, उसके हाथ नहीं होते क्या। बोले नहीं फालतू बातें करता है तो। मैंने बोला आप समझो, लड़की तो जन्नी है, आप भी तो लड़की हो, आप क्या कमी है, आप अपने पापा के लिए नहीं करती हो जो मेरी बेटी मेरे लिए नहीं करेगी। बोले नहीं करेगी। मेरे मम्मी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस समाज में मैं आज आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ ईश्वर की शपथ लेते हुए कि मैं अपनी दोनों बेटियों को इतना सक्षम बनाऊंगा कि आपके आसपास के आपके बड़े बेटे के जो बेटे उनसे भी कहीं भी नीचे नहीं रहेंगी, जितने आपने हैं उससे ऊपर उनको स्किल देने की कोशिश करूँगा। तो मैंने कोशिश करी और आई फील प्राउड कि वो सक्सेसफुल हुआ। मैं उनके अंदर जो भाव डाले, पॉजिटिव डाली, कंस्ट्रक्टिव डाली। मेरी बीवी से बहुत लड़ाई होती थी। हम घर पे आए, मैं शाम को बिटिया पढ़ती थी, फिर मैं उनको कुछ उस टाइम से एंटरप्रेन्योर बनाने की बातें बताता था कि आज बेटा मैंने वो डील उठाई, आज मैंने वो इंटरव्यू लिया तो ये बातें हुई इंटरव्यू में, आज बेटा मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पे के लफड़ा हुआ था तो मैंने उसको ऐसे सॉल्व करा। तो मैं सब बातें उनको बताता था। तो मिसेज बोलती थी, किरण बोलती थी, आप ऐसी बातें इनको क्यों बता रहे हो। अरे मैंने बोला क्यों नहीं बताऊँ, ये दुनिया में इनको भी तो ये चीज़ें फेस करनी है ना। अरे बोले अपने घर जाएंगी, वहाँ पर जो होगा वो करेंगी। अरे मेरा घर जाएंगी, वहाँ का धंधा संभाल लेंगी, कोई घर का चूड़िया पहन के बैठेंगी क्या। मेरा समय बदल गया है, वहाँ पर जाके वो सब धंधा तो वही है ना, करेंगी। तो करके दिखा रहे हैं। आज मेरी बड़ी बेटी और दामाद मेरे साथ आ गए, मेरे साथ काम कर रहे हैं। छोटी बेटी भी दिल्ली में है, परंतु मेरा यहाँ की सेज यूनिवर्सिटी इंदौर और भोपाल के स्कूल दिल्ली से संभालती है। हर महीने में 2-3 दिन वो इंदौर भोपाल में देती है और वहाँ से डेली 3-4 घंटे अपना काम करती है। वहाँ का जो उनका इंटेक्स ग्रुप है वो भी संभालती है और ये भी संभालती है। सोच है बेटा, और ईश्वर की कृपा होती है तो जो आप सोचते हो वो हो जाता है आपका। वही बात सर जो आपने पहले की, जहाँ चाह है वही रहा है सर। ये भी ना, जैसे मेरे भी 2 बेटे हैं, टचवुड, बट मेरी अक्सर अपने फादर से भी, इधर पापा से भी बात होती रहती है। मैंने कहा सब लड़का क्यों मांगता है, 2 रीज़न की वजह से, कि एक आप अपनी लेगेसी उसको पास ऑन करोगे, और सेकंड कि वो बुढ़ापे में आपका साथ देगा। से पहली चीज़, जब तक कि लेगेसी की बात आती है सर, आप उसका प्राइम एग्जाम्पल है। आपने अपनी बेटियों को नहीं अपनी लेगेसी पास ऑन कर सकते, वो ज़्यादा बेटर करके दिखाती है वो, क्योंकि लड़कियों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। मैं अपने घर में, मैं एक टिपिकल पंजाबी हाउस होल्ड से बिलोंग करती हूँ, मुझे प्यार की कभी भी कमी नहीं थी, मुझे अच्छे से पढ़ाया लिखाया गया। बट जब मैं वापस आई तो उन्होंने कहा अरे हमारी बिजनेस क्लास की लड़कियां कोई जॉब करती है, जॉब नहीं करती, ठीक है जी तुम ऑफिस जाओ, ऑफिस पे क्या तुम अकाउंट स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है जी, उसके अलावा अरे तुम लेबर क्लास से थोड़ी बात करोगी। तो मुझे वो चीज़ बड़ी पिंच हुई कि मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी और मैं काफ़ी अच्छे से, मतलब रिस्पॉन्सिबल थी, हार्ड वर्किंग थी, बट आपने मेरा यूज़ नहीं उठाया, आपने मेरी उतनी चीज़ अच्छे से यूज़ नहीं की। सेकेंडली आई फील कि आज की डेट में लड़कियां अपने पेरेंट्स का ज़्यादा करती है एज़ कम्पेयर टू लड़के। 100%। लड़के फिर भी, कितने लड़के हैं सर जो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, बेटी कभी नहीं छोड़ेगी, हर पॉइंट पे चाहे जितनी भी दूर होएगी तो वो अपने पेरेंट्स के हमेशा लॉयल रहेगी। तो आज की डेट में तो लड़कियाँ होना इज़ अ बिगर ब्लेसिंग आई फील। 100% वैसा मैं तो बोलता ही। परंतु एक याचना, जैसे तुम्हारे 2 बेटे हैं, एक बात हमेशा मानना, जो ईश्वर करता है अच्छे के लिए करता है। इसलिए कभी भी ये मत करना कि मेरी बिटिया नहीं है। बेटों को बेटियां जैसी बनाने की कोशिश करो ना। जैसे मैंने बिटियाओं को जो सो कॉल जो बेटे काम करते हैं लीगेसी वाला, वैसा बनाने की कोशिश करी। तेरे पास 2 बेटा है,
तो उनको जो बिटियाओं में जो प्रेम होता है, जो समर्पण होता है, वो उनमें देने की कोशिश करते हैं तुम। हाँ जी। तो वो हमें क्या करना चाहिए, हम पेरेंट्स हैं, जब तुम तो अभी नए पेरेंट हो, मैं बहुत पुराना पेरेंट हूँ, 35 साल का पुराना पेरेंट हो गया, तो हमने बिटियाओं के अंदर एक जोश भरने की कोशिश करी, एक समाज के बाहर का दिखाया उनको। मैंने बचपन में दोनों बिटियाओं को डांट के मैंने बोलता बॉब कट रखो, बाल काटने में क्यों टाइम वेस्ट करना। अच्छा। हाँ, मैंने बोला करो, एक दिन तो मेरी काट दी बाल। माँ मेरे से लड़ती रहती थी उनकी, अरे ये लड़की है, लड़का क्या बना रहे इसको। अरे मैंने इसके अंदर सोच पैदा कैसे होगी समाज से लड़ने की, क्योंकि हमारे स्पेशली इंडियंस में एक होता है कि जो लड़का होता है वो समाज से लड़ता है। मतलब समाज में जाते हैं, तूने बोला कि लेबर से बात कर, लेबर से लड़की बात करने में क्या दिक्कत है, वो क्यों नहीं बात कर सकती, क्या फ़र्क पड़ता है, सोच ही तो है बस, कहीं ना कहीं वो सोच ही बदलनी है, और सोच बदली तो सब कुछ हो जाएगा। आज लेबर में, उसको सुपरवाइज़र में, उनका मॉनिटर में जो लीडर CEO बैठा है, फ़र्क क्या है, सिर्फ सोच का फ़र्क है। लेबर के अंदर सोच ही नहीं है कि मैं CEO बन सकता हूँ, सुपरवाइज़र के अंदर सोच ही नहीं कि मैं CEO बन सकता हूँ, सोच के ही तो फ़र्क है, तो उसकी सोच के अनुसार काम होने लगता है। आज आप लेडीज़ का देखो, लड़कियों को देखो कितना, अभी हमने अपोलो सेज हॉस्पिटल मैंने बनाया, उसमें अपोलो के साथ टाई अप करा। मैं वहाँ के प्रताप रेड्डी साहब से मिला, जो अपोलो के फाउंडर है, ही इज़ 91 ईयर ओल्ड, उनकी 4 बिटियाँ हैं और चारों बेस्ट हैं। मैं 2 से मिल चुका हूँ, चारों के अंदर मतलब जो एक एंटरप्रेन्योरशिप है, जो एक सोच है, नेक्स्ट लेवल है। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी प्रताप रेड्डी साहब मेरे से बोलते बेटा कि मैं हमारा अपोलो का टाई अप के लिए उनके पास गया, तो हमने साइन वाइन करा, फिर बोलते और क्या सोच रहे हो अग्रवाल जी, ये वो। मेरा सब बस ये कर रहे हैं। बोले नो वी थिंक समथिंग बिग प्लान। अरे मेरा दादा आप 90 साल के हो, अब नया प्लान क्या करोगे आप। बोले नहीं वी प्लान समथिंग बिग, यू कम विथ मी, वी सिट टुगेदर एंड डू समथिंग बिग। अरे मतलब ये सोच है, 90 ईयर में भी आदमी बिग करने का सोच रहा है, और न्यू पार्टनर के साथ में, जबकि सोच ही तो है। बहुत सारे हमारे यहाँ के जो लोग हैं, उससे थोड़ी दिन पहले मेरा एक दोस्त था, उसका बेटा था, मतलब उसका बड़ा बेटा था, वो अंकल बड़े थे, मतलब मैं दोस्त से बोलता हूँ, वो तो 80 साल के थे। वो बोले यार वो बेटा बोल रहा है 52 साल का है, अच्छा बड़ा मतलब एंटरप्रेन्योर है, मतलब CEO है कंपनी, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, 12-15 करोड़ की सैलरी है उसकी। वो लोग रिटायरमेंट की सोच रहा है। अरे मेरा रिटायरमेंट की सोच रहा है, मैंने रिटायरमेंट की बात करेगा क्या। मेरे बहुत बार होता है ना, रिटायरमेंट लेके अपना धंधा नहीं, वो सोचा कि वो कहीं रिटायर्ड लाइफ जिएगा, कहीं रिजॉर्ट, कहीं फार्म हाउस बना लेगा और वहीं पर रहा करेगा। अरे मेरा सोच ही तो है। एक वो 50 साल की लड़की की सोच है, एक 90 साल के प्रताप रेड्डी साहब की सोच है। सोच काम करती है। तो ऐसी बिटियाओं को डेवलप करने में भी माता पिता की सोच है। तेरे बेटे हैं तो उनके अंदर तू अभी से प्रेम डाल। हाँ जी। उनके अंदर अच्छे भाव पैदा कर। एक मैं तेरे को छोटी सी टिप देता हूँ कि जैसे मेरी दोनों बिटिया गुड़िया थी, हम जब भी दोनों मियाँ बीवी बिटियाओं के साथ कहीं भी जाते थे, पार्टी में जाते थे, पिक्चर जाते थे, कहीं भी जाते थे, हम हमेशा ना ईश्वर की बातें करते थे। हमारा फिक्स था कि हम हमेशा ईश्वर की बातें करते थे। हरे कृष्ण का जाप कर लिया, हनुमान चालीसा बोल लिया। तो उनके अंदर एक क्या है, ईश्वर के साथ आप किसी को भी जोड़ोगे ना तो आप प्योर होते जाओगे, आप प्रेममय होते जाओगे, आप आत्मीयता बढ़ती जाएगी आपकी। तो उनसे ईश्वर की बातें मैं बहुत करता था बचपन से ही। हम जब भी डाइनिंग टेबल पर बैठते थे, खाते, लंच पे भी हम ट्राई करते थे पहले सब जने साथ में खाए, डिनर में। आज में हमारा भी सिस्टम है, हम सब साथ डिनर करते हैं, लंच करते हैं। डिनर लंच टाइम में हम ऑफिशियल बातें नहीं करते थे, अवॉइड करते हैं, कभी कभी हो जाती बात अलग है। उसमें हम हमेशा, जब मेरी दोनों बेटियाँ छोटी थी, उनको मैं बुक्स दे देता था कि बेटा इसमें पढ़ो और तुम बताना क्या पढ़ा, जो भी तुम्हें पॉजिटिव बातें लगे तो हम उस पर डिस्कस करते थे वो बातें। अच्छा। तो उनके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करते जाओ, समर्पण क्रिएट करते जाओ। जैसे तुम्हारा हस्बैंड आलोक है, मुझे ये एक बार में बहुत पसंद आया। क्यों? क्योंकि एक बार बॉम्बे में मेरे को मिलाई है एयरपोर्ट पे, वैसे ही टकरा गया, इसमें मेरे दोनों हाथ से पाँव छुए। जब से मैं इसका दीवान हो गया। मतलब ये संस्कारिक परिवार का लड़का है। नहीं तो आज के लड़के तो पाँव ऐसा छूते कि दिखावा भी नहीं है। और बहुत सारे में दोस्तों के ऐसे बैठे हो तो हाय गर्ल, अरे बेटा ठीक है हाय कर ले, पर प्रणाम भी कर ले। ये संस्कार होते हैं। जैसे आलोक के माता पिता ने उसके अंदर संस्कार पैदा करे, ऐसे हमें तुम्हें दोनों बेटे के अंदर ऐसे संस्कार पैदा कर लो कि वो प्रेम में हो जाए। बाकी जो ईश्वर करता है वो अच्छे के लिए करता है। नहीं तो है ये बिल्कुल। क्योंकि आई फील अंकल, मैंने जनरली भी देखा, जैसे
आप हैं, या एक लुधियाना में बहुत बड़ा वर्धमान का ग्रुप है, उनकी भी 2 बेटियां, उनके यहाँ पे भी फैक्ट्रीज हैं, मैंने उनको भी ये सिमिलर स्ट्रक्चर में देखा है। लड़कियों को जब ये चीज़ पास ऑन की जाती है, ये एडवांटेज, वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रैब करती है। बल्कि लड़कों को एट द सेम एज जब ऐसा ही सिमिलर सेटअप या एडवांटेज मिलता है, उनको लगता है अरे ये तो अपना ही तो है, अपने कोई पास ऑन होना है, साल के बाद कर लेंगे, 2 साल के बाद कर लेंगे। बट लड़कियां उसको ज़्यादा सीरियसली करती हैं, ज़्यादा डेडिकेशन के साथ करती हैं। क्यों है ऐसा? लड़के जितने भी मेरे देख रहा हूँ, मैं दोस्त के बेटे जो लीगेसी संभाले ही नहीं उन्होंने एक ने भी। हाँ जी। वो क्या बोलते हैं, हम अपना नाम कमाएंगे, हम नया कुछ करेंगे। अब मेरे घर का एग्जाम्पल देख लो, मेरे खुद का, मेरी बड़ी बेटी मेरा पूरी लीगेसी संभाली। जो मेरा बड़ा बेटा है, दामाद जो आया, बोलता पापा मैं नई इंडस्ट्री डालूंगा। मैंने डाल ली बेटा, रियल इस्टेट में मेरा साथ दे रहा है, परंतु नहीं, क्योंकि क्या होता है, ह्यूमन माइंड है, लड़कों को लगता है कि हम कुछ अपना करके दिखाएं, हमें नाम बनाना है। लड़की को लगता ही नहीं है नाम बनाना, क्योंकि उसका एक संस्कार वैसे ही नहीं है। उसके संस्कार क्या है, जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, जो मेरे गुरुजन ने मुझे सिखाया है, जो माहौल चाहता है वो करते जाऊँ मैं। नाम तो अपना बन जाएगा, और नाम बनाने वाला ईश्वर है। परंतु लड़के अधिकतर हैं मैं अपना नया करूँगा। तो मेरे पास बहुत सारे आजकल मेरे दोस्त, क्योंकि मैं थोड़ा एकेडमिक भी हूँ और एजुकेशन में, तो बहुत सारे अपने बच्चों को ला के आए, अरे बहुत सारा हमने इतनी बड़ी एम्पायर 2000-5000 करोड़ की बना दी है, और ये छोकरा मेरा साला बोलता है कि मैं तो नौकरी करूँगा, KPMG में लग गई है साहब, इसका ये पैकेज है। बहुत सारी ये बोलता है कि मैं नया कुछ स्टार्टअप लेके आऊँगा अपने दोस्तों के साथ, 4 दोस्तों का। क्या करेगा साला, धक्के खाता रहेगा। मतलब जितने मेरे पास, कम से कम आप समझो महीने में 1 आध पेरेंट अपने पापा को, बेटे को लेके आ ही जाता है कि यार इसको समझाओ। एक भी लड़कियों को लेके नहीं आया आज तक। लड़कियां समझी हुई हैं, समझी हुई है। परंतु मैं नहीं लेता है, तो परंतु जब भी मैं अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल बैठता हूँ, तो बोलता हूँ जिनकी लड़कियाँ हैं वो बहुत ब्लेस्ड हैं, उनको अपनी लड़कियों को परंतु तैयार करना चाहिए ज़माने के हिसाब से। शादी करके भेजने का हिसाब नहीं करना चाहिए। ज़माने में काम करने के एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आज अपन नेक्स्ट लेवल पे आ गए। हाँ, अगर कोई सर्विस क्लास फैमिली का है, जो आगे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप है नहीं उसके अंदर, तो वो अपनी बच्चियों को, बेटे को, दोनों को नौकरी के लिए तैयार करे, अच्छे से हो जाएगा। उसमें क्या बात है, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आज ही मैं सुबह वॉक कर रहा था, तो मेरे एक सामने रहते हैं, जैन परिवार के सीनियर पर्सन है, उनकी 3 बेटियाँ हैं, 2 की शादी होगी, तीसरी की होनी बाकी है। तो बॉम्बे के हैं, मैं बिटिया है, बैंक में मैनेजर है, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। तो बोला यार एक भीलवाड़ा से रिश्ता आया है संजीव भाई, क्या करा जाए, बिल्डर है वहाँ पर। अब बिटिया हमेशा बॉम्बे रही है, या पूना या भोपाल रही है, अच्छी जगह, भीलवाड़ा छोटी जगह, और वहाँ पर अब बिटिया क्या करेगी, नौकरी भी नहीं करेगी। मैंने क्या करेगी यार, पढ़ी लिखी है लड़की, उसको वहाँ पर हस्बैंड के साथ काम करेगी। पहली कंडीशन कर लो, बात ही तब शुरू करो कि साहब बिटिया भी काम करेगी। अरे उसको बोले उसका आता ही नहीं है। मैंने बोला बैंक का काम करी तो पहले से आता था क्या, बैंक का सीख लेगी, उसमें ही क्या, सोच होनी चाहिए बस, कर लेगी वहाँ पर। अगर परिवार अच्छा है, समृद्ध है, पॉजिटिविटी है, सब है, संस्कारिक है, तो करो। परंतु इस शर्त के साथ करना कि साहब बिटियाओं को घर में चूना चौकर नहीं करना, वो तो वैसे भी नहीं करती है। आजकल घर में नौकर इतने हैं, वो करने को होता नहीं, और बाहर जा नहीं दोगे तो क्या करेगी, सोशल मीडिया से लफड़े वाले काम शुरू। तो करवाओ, और कोई भेद मत करो, बल्कि भेद करना है तो थोड़ा जिसकी बिटियाँ हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, बिटियाओं पे ज़्यादा फोकस करके उनको एंटरप्रेन्योर बनाओ। सर ऐसा तो हुआ ही होगा कि आपको समाज में कुछ लोगों ने, या एटलीस्ट 1-2 लोगों ने बोला होगा कि बिज़नेस किसके लिए बढ़ा रहे हो, बेटियाँ ही तो हैं। देखो बोलने वाले बहुत लोग होते हैं, नए से, बहुत बार होता भी है। आपको मैं बताऊँ, मेरी पर्सनल अभी आज से 4-5 साल पहले की बात है कि कुछ सो कॉल हितैषी लोग आते हैं ना, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, एक दिन आए सब इकट्ठे होके आपस में मेरे पीठ पीछे बात होती होगी। एकदम क्लोज रिलेटिव थे और 1-2 दोस्त थे कि तू क्यों इतनी मारामारी करता है, सुबह से रात तक करता रहता है, क्या करेगा, कि भाई इतना तो हो गया है, और दोनों लड़कियों के लायक तो इतना ही चली जाएंगी अपने अपने घर, ये वो, तू तो अब आराम कर। मेरे दीदी मेरा शौक ही यही है, मुझे मज़े आते हैं। हर एक किसी का शौक होता है, किसी का बैडमिंटन का शौक होता है, किसी को दौड़ने का शौक होता है, किसी को उसका शौक होता है, सबके अपने अपने शौक है। मेरे को कुछ कर दिखाने का शौक है, तो मैं अपना शौक के लिए काम कर रहा हूँ, मैं पैसा कमाने के लिए काम ही नहीं कर रहा, तो मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ। एक और आपको बताऊँ, मैं 2007 की बात है बेटा,
मेरा पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, फिर दूसरा तीसरा इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात है, तो मैं बहुत मज़ा आया, खूब लोगों ने ब्लेस करा मुझे, वाह वाह बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सक्सेसफुल लाइफ चालू हो गई। तो मुझे लगा कि यार अब सब छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को, मेरी बिटिया दोनों छोटी थी, कि अब थोड़ा रोकना चाहिए अपने आप को और थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। तो मैं थोड़ा परेशान सा रहने लगा, 2-4 महीने हो गए तो हो गए। फिर हमारे एक संत आते बहुत अच्छे, तो मैंने बोला बाबा ऐसा ऐसा मुझे क्या करूं, निर्णय नहीं ले पा रहा, इच्छा है कि मुझे अध्यात्म में अच्छा करना है, मुझे ईश्वर की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे चाहता हूँ कि मैं ऋषिकेश में जाके महीने में 10 दिन वहाँ रहूँ, थोड़े से अपने कपड़े सफ़ेद पहन लूँ या भगवा पहन लूँ, ये वो। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली। मैं सभी एंटरप्रेन्योर्स को ये वाली बात बताना चाहता हूँ कि आप जिसके मन में कभी वैराग्य का भाव, वैराग्य भाव ना बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, परंतु समय क्या है और ईश्वर की आप पे क्या है, तो वैराग्य क्या है। वैराग्य छोड़ना नहीं होता है, वैराग्य होता है क्या अडॉप्ट और कर सकते हो। तो उस संत ने बोला बेटा तेरे ऊपर ना लक्ष्मी की कृपा है, हर एक के ऊपर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है, तुझे स्किल दी है ईश्वर ने पैसा कमाने की, तो तू पैसा कमा। उस टाइम मेरे पास कम से कम 1001 लोग मेरे साथ काम करते होंगे, मेरे परिवार में 1001 लोग होंगे जो जूनियर्स हैं। बोले 1000 लोग तेरे साथ, तेरा पेट जुड़ा हुआ है, आज तू पीछे हटेगा, तू ग्रोथ नहीं करेगा तो ये भी ग्रोथ नहीं करेंगे, और तेरा फिर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं होगा, 1-2 संस्था बंद होगी, ये होगी, घाटा होगा, ये होगा, जब तुम ध्यान नहीं दोगे तो 1000 लोगों को तकलीफ आएगी। तो तू आज से एक संकल्प ले ले कि तू अपने लिए नहीं कमा रहा है, पैसा तो है तेरे पास इतना कि तू आराम से अब ज़िंदगी बिता लेगा, बेटियों की शादी कर लेगा, पढ़ा लेगा, सब कर लेगा। अब तू समाज के लिए कमा रहा है क्योंकि तुझे स्किल दी है, जिसको जो स्किल दी है उसको यूज़ करना चाहिए, तभी मज़ा आते हैं, नहीं तो जीवन में रखा क्या है। तो स्किल यूज़ करी मैंने, और फिर वो दिन था, आज का दिन है, मैं बढ़ते जा रहा हूँ, बढ़ते जा रहा हूँ, बढ़ते जा रहा हूँ। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि वो सो कॉल मेरे बहुत क्लोज आए, बोले क्या करना है, ये करना है, वो करना है। मेरा भी मन, अब जब सब बोलते हैं तो मन तो विचलित होता ही ना कि हाँ यार क्या करना है, अब थोड़ा सम अप करूँ, थोड़ा स्ट्रीमलाइन करूँ। जो उसमें से 5-7 लोग थे, जब 3-4 जिस पे मुझे बहुत मज़े नहीं आते थे, वो गए, जो 1-2 जो मेरे एकदम क्लोज वाले थे उनके साथ बैठा, मतलब हाँ मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा स्ट्रीमलाइन करते हैं, 4-5 बिजनेस है तो 1-2 को थोड़ा एकदम कट शॉर्ट करके पूरा पैसा डाइवर्ट करके एक फाइनेंस कंपनी बनाते हैं, NBFC क्रिएट करते हैं, उसमें पूरा पैसा पूल करते हैं और उसके थ्रू अपन बस इन्वेस्टमेंट का काम करेंगे, रियल एस्टेट ख़त्म करते हैं। क्योंकि वैसे भी दोनों बिटियाओं के रियल एस्टेट बहुत पॉजिटिव नहीं कहा जाता है, बिल्डर का काम लड़कियों के लिए। मैं अब डिफ़र कर रहा हूँ, बिल्डर का काम लड़कियों के लिए भी इतना ही सही है जितना लड़का कर सकता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल है, लड़कियाँ ज़्यादा अच्छा बिल्डर का काम करती है लड़कों से, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा सक्षम होती है, ज़्यादा सोच होती है। तो करने लगा, परंतु मेरी दोनों बिटियाएँ भी बात सुन रही थी, वो फाइनल स्टडीज़ पे थी। छोटी बेटी ने सिंगापुर से MBA करी थी उस टाइम पे, बड़ी बेटी मेरिट से आर्किटेक्चर करी थी। तो पास आई, थोड़ा सा पास आके दोनों घेर लिया, बोले पापा आप चिंता मत करो, आप हम दोनों में से आपको प्रॉमिस करते एक जना आपके साथ रहेगा। अच्छा, तभी उन्होंने इतने अर्ली स्टेज पे ही आपको ये मतलब मुझे कमिट करा। मैंने नहीं बेटा बिल्कुल प्रॉमिस नहीं, बात में एक ही प्रॉमिस करो, तुम जहाँ भी रहोगी बस मेरे से प्रेम ऐसी करते हो। बोले पापा उसमें तो कोई बात ही नहीं है, मुझे मानता हूँ उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो परंतु एक जो भरोसा मिल जाता है ना आपको, कि दोनों ने कहीं ना, जो भी दोनों बहनों ने करा, और एक सही में जब बोलते हैं ना ईश्वर आपके सरस्वती आपकी वाणी में बैठती है, तो उस टाइम हो सकता है उन दोनों बेटियों के वाणी में सरस्वती बैठी थी और एक बेटी आ भी गई। मैंने सोचा भी नहीं था। अमेरिका में जो बहुत अच्छे से दामाद साहब एस्टर बीच थे, वॉलमार्ट में सीनियर पोजीशन पे थे, वो सब अपना बाइंड अप करके इंडिया में आके, भोपाल में आके मेरे साथ रहेंगे। तो ईश्वर कृपा करता है, आपके भाव शुद्ध हो, आपकी सोच शुद्ध हो, तो ईश्वर आपकी मदद करता है। इसमें एक सर आपने जो बिल्डर वाला पर्सपेक्टिव दिया, तो ये तो सेम बिजनेस से रहते हुए मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ, क्योंकि कि विमेन क्यों सक्सीड कर सकती हैं एंड करती होंगी। मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी पर्टिकुलर एग्जांपल एज सच, क्योंकि बिल्डर के साथ आपका ट्रस्ट जुड़ा है एंड विमेन काफ़ी अच्छे से दूसरा पर्सपेक्टिव समझ सकती हैं, दूसरों की प्रॉब्लम समझ सकती हैं, जो लोगों में कहा जाता है बिल्डर्स में लैकिंग है,
पिक्चरों में आप देखो बिल्डर्स को कैसा दिखाया जाता है, खोसला की घोसला मूवी, बिल्डर मतलब कुछ ना कुछ तो घपला कर रहा है। बट अगर कोई वुमन बैठी है तो एक अलग विश्वास। और सर ये तो आप मुझसे बेटर जानते हैं कि घर परचेज करने में वुमन का ज़्यादा बड़ा हाथ रहता है। फाइनल कॉल सब कहते हैं कि हाई कोर्ट से आएगा, सुप्रीम कोर्ट से आएगा। सही है। तो हाई बेटा देखो, बस परंतु महिलाएं एक लेवल का आने के बाद ज़्यादा अच्छा संभाल लेती हैं। आप सोचो जो एकदम नया बिल्डर बना है, जिस पर साइड पे, जैसे आज मैं बात करूं, जब मैं 80s की, जब मैं साइड पे खड़े होके एक एक चीज़ को देखता था कि एक बार छत डल रही थी, बहुत बात है, 88-89 की बात है, कि लेबर भागी। उस टाइम हाथ से तसलों से छतें डलती थी, नीचे मिक्सर मशीन चलती थी, हाथों से तसला ऐसे ऐसे ऊपर जाता था, छत डलती थी। लेबर से कुछ कहा सुनी हो गई, ये हो गई, ज़्यादा पैसे मांगने लगते, धमकी देने लगते ना कि साहब इतना पैसे और बढ़ा दो, ये तो हम जा रहे हैं। चले गए। तो मैंने, मेरे ब्रदर ने, हमारे मुंशी ने, चौकीदार ने, 4-5 मिलकर रात को 3 घंटे में छत डाली। अच्छा। तो उस टाइम थोड़ी मसल पावर यूज हुई। अब महिला होती तो हो सकता है वो इतना बड़ा तसला एकदम नहीं उठा पाती। तो ठीक है, 3 घंटे 4 घंटे में हो जाता, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। एक लेवल के आने के बाद रियल इस्टेट में तो महिलाएं ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है, जैसा आपने बोला, क्योंकि वो विश्वास उन पर ज़्यादा होता है और उनके अंदर एक अट्रैक्शन होता है। शरीर का अट्रैक्शन बात नहीं कर रहा मैं, एक पॉजिटिविटी का अट्रैक्शन होता है, एक प्योरिटी का अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्ट करता है, तो चीज़ें जल्दी क्लोज होती हैं। तो ये जब भी कोई अच्छी बड़ी डील उठाना हो, याचना दीदी को साथ लेके जाना। देख जल्दी क्लोज होगा। मैं तो अपने साथ बहुत बार अपनी बिटिया को लेके गया। मैं तो इवन आज भी कोई डील उठाती होती है, और अगर शिवानी बड़ी बेटी मेरी अगर ऑफिस में होती है, उसको बिठाता हूँ अपने साइड में। एक बार दामाद साहब तो करण तो नाराज हो गए, पापा आप इसको बुला लेते हो जबकि ये तो रियल इस्टेट देखती भी नहीं है। अरे मेरे बेटा, ये मेरे भी आप पे काम कर रही है, ये दिल वाली है, इसने क्या बचपन से देखा है, तूने तो अभी 2 साल से देख रहा है, तो इसलिए इसको बैठाता हूँ, तू भी आ जा, तू भी लर्न करो, तू भी अब तुझे नाम से क्लोज होना है सब कुछ। अब तुझको मेरी लीगेसी रियल इस्टेट की तुझे को संभालनी है, शिवानी को तो अपना हॉस्पिटल संभालना है, भाई हम नया होटल भी ला रहे हैं, वो संभालेगी। एजुकेशन की जो भोपाल की यूनिवर्सिटी है और पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज वो संभालेगी वो, और बाकी जो नया काम करेंगे। तो महिलाएँ हैं, जो बिटिया लोग हैं, नेक्स्ट लेवल। इसमें सर कभी मैं इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि आज के डेट में भी लोगों को लगता है कि अच्छा 2 लड़कियाँ हो गई तो ट्राई करते हैं कि तीसरा लड़का हो जाए। आपको कभी नहीं आया ऐसा दिमाग में? मैं तो बहुत खुश था, अगर कुछ होता तो तीसरी भी लड़की की प्रार्थना करता। क्योंकि सोच है ना, सोच है। मैंने सोचा था बिटिया ज़्यादा मेरे लिए प्रेम है, तुम ज़्यादा प्रेम है, बस हर चीज़ खाने की कोशिश करता है ना। आज तेरे को कुछ अच्छा लगता है कि साहब मुझे तो ग्रेप्स अच्छे लगते हैं, याचना को अंगूर अच्छे वो आम अच्छे लगते हैं, तो वो खाने की कोशिश करेगा, जिसको जो अच्छा लगता है वही तो जाएगा। दूसरा मिल जाएगा तो ईश्वर की कृपा है, उसमें कोई गलत नहीं है, वो भी खा लेंगे, परंतु जो मिल जाएगा तो आई एम सेटिस्फाई। सर आपको ऐसे क्यों लगता है कि बाकी जो फादर्स हैं वो नहीं कर पाते, एंड आपका एक्सेप्शन क्यों है? क्या नहीं कर पाते? बेटियों को हाँ। अरे सोच नहीं है, जीवन चलता ही सिर्फ सोच से है। आप जो सोचोगे, और सोच काहे से बनती है? आपके सराउंडिंग से, आपके आसपास कौन लोग रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जीवन में 2 चीज़ का हमेशा ख्याल कर लो, एक सत्संग मतलब किसके साथ संग कर रहे हो, और खान पान, क्या खा पी रहे हो। अगर आपने किसी को मरे हुए खाया है, जिसके अंदर मारते हुए दर्द था, जो तड़प रहा था, और वो आपने खा लिया, तो साला आप भी तड़पोगे ही, आपके अंदर भी दर्द आ ही जाएगा। तो अपना खान पान क्या है आपका, और किसके साथ बैठे हो। ठीक है, आप में अपने में संयमित है, मुझे मालूम है, तुम भी बहुत प्योर हो, तुम भी बहुत सात्विक पर्सन हो। मैं भी मैनिट से पढ़ा हूँ, तो आसपास सब लोग पीते थे, सब कुछ करते थे, परंतु मेरा अपने कंट्रोल था, तो एक सोच थी, इसलिए नहीं बिगड़े। परंतु मैंने हमेशा कोशिश करता हूँ, आज भी जो पॉजिटिव पर्सन्स है, जिनके अंदर सोच है, उनके साथ बैठूँगा तो मेरी सोच बदल जाएगी। ऐसे हर पेरेंट को भी अपनी सोच बदलने पर काम करना चाहिए। सोच बदलती है आपकी सत्संग से, और सत्संग आपको कब मिलता है? जब आपके अंदर प्योरिटी पॉजिटिविटी होती है। और प्योरिटी पॉजिटिविटी कब होती है? जब आप शांत होते हो और ईश्वर से जुड़ते हो,
तब आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है तो आपका सत्संग अच्छा हो जाता है, सत्संग अच्छा होता है तो आपकी सोच अच्छी हो जाती है, सोच होती है तो बल्ले बल्ले। आप सर काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी रिलीजियस हैं। हर किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट, स्पिरिचुअल सेंटिमेंट थोड़ा सा अलग होता है, बट आपका उसको देखने का नज़रिया, यज्ञ कराना, हवन कराना, पाठ, आपने काफ़ी बड़े बड़े यज्ञ भी करवाए हुए हैं, आपको उससे क्या अवेकनिंग मिलती है? एनर्जी आती है, ताकत आती है, पॉजिटिविटी आती है, सोच बढ़ जाती है। देखो, ईश्वर से जुड़ने का जो भी माध्यम हो, जैसे यज्ञ तो सबसे शुद्ध माध्यम, डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। यज्ञ की जो धुआं उठता है, अग्नि उठती है तो डायरेक्ट कनेक्ट करती है आपको, उनका भोग है। बोलते हैं ना, यज्ञ तो भगवान का भोजन है। तो अपन भोजन दे रहे, तृप्त कर रहे भगवान को, तो ब्लेस करेगा ही ना। आपकी सोच पॉजिटिव कर देगा, आपकी सोच को और कंस्ट्रक्टिव कर देगा। तो जितना भी ईश्वर से जुड़ सको, मैं सभी से ये एक ही प्रार्थना करता हूँ, मान के चलो ईश्वर जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, तो आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार वो कर रहा है, तो आपको ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। डेली कम से कम गीता का एक श्लोक पढ़ें या एक पेज पढ़ें, जो भी धर्म के हो वो पढ़ें डेली, कम से कम आधा घंटे का। जैसे मैं सुबह, मेरा फिक्स मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ तो आधा घंटे का सत्संग सुनता हूँ, किसी भी संत का, अलग अलग जो भी मेरे प्रेफरेंस संत है, संत का सत्संग सुनता हूँ। तो थोड़ी भगवान की बातें करते हैं तो एक प्रेम आता है, एक समर्पण आता है, और वही से तो ज़िंदगी चल जाती है। वही आपको रोशन कर देगा। आज बोलते हैं, देखते वाओ, जैसे एक इंदौर में समिट था, ग्लोबल समिट था, मैं पीएम साहब, मोदी साहब के फर्स्ट टेन्योर की बात कर रहा हूँ, इंदौर में थे, हम सब बैठे थे, मैं भी फर्स्ट रो में बैठा था। स्टेज पे मोदी जी जब अंदर से घुसे तो ऐसा लगा जैसे कोई तेज आ गया हो, सब मोदी मोदी तालियां बज रही है, ओ अल्लाह है, वो चले आ रहे, लाइट भी उनके ऊपर, तो ऐसा लगा, मुझे लगा वाह क्या तेज है। ऐसे ही तेज मेरे अंदर आना चाहिए, मैं भी ऐसा कभी इंटर करूं तो पब्लिक ऐसी ही ताली बजाए और ऐसा ही बोले संजीव सेज सेज सेज, तो होने लगेगा धीरे हो धीरे। रहा है आपके 40th उस पे, जब सेज ने 40 इयर्स कंप्लीट करे, मैंने वो इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी। हाँ, मतलब अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी तो बहुत आगे जाना है। हाँ, जब वो ला सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता है। सोच बदलनी है बस, और सोच को कंस्ट्रक्टिव करना है, और ये तभी हो पाएगी जब आप ईश्वर के समर्पित हो गए। आप देखो, मोदी जी हर इलेक्शन के बाद क्यों जाके बैठते, अभी जाके उन्होंने ध्यान करा ना, पहले हर बार ये जब आप ईश्वर के साथ ध्यान करते हो, शांत होते हो, ईश्वर से कनेक्ट होते हो, तो ईश्वर अपने आप सफलता दिलाता है। सर, हम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट जनरेशन की, तो नेक्स्ट जनरेशन भी अब करंट ही हो रही है, पर आप उनको कैसे मोटिवेटेड रखते हो? एंड मैं थोड़ा क्वेश्चन स्पेसिफिक रखता हूँ कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर आपको बिज़नेस में ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको एक फेयर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, तो वो आप कैसे इंश्योर करते हो कि वो फेयर कॉम्पनसेशन क्या है? फेयर कंपनसेशन है, तुम मालिक हो, तुम्हारी चीज़ है, तो मैं क्या देने वाला ही नहीं हूँ। अब तो बेटा अब तुम आ गए, तुमको मुझे देना है। अब तो मैंने छोड़ रहा हूँ, अब मैंने अपना पूरा आगे का विज़न बनाया हुआ कि धीरे धीरे साइन वाइन सब मैं छोड़ दूँगा। अब मैं उन पर, अभी वो मेरे पे डिपेंडेंट थे, अब मैं उन पर डिपेंड हो जाऊँगा। तुम संभालो, तुम्हारी ये गाड़ी के ड्राइवर अब तुम हो। पहले मैंने गाड़ी बहुत चला ली, 40 साल गाड़ी चला ली है, अभी चाबी तुम्हारी, तुम संभालो। अब मैं कंपनसेशन मैं थोड़ी दूंगा उनको, वो मुझे देंगे। हाँ बापू, रख लेंगे तेरा ख्याल, जा ऐश कर, मम्मी को लेके जा, स्विट्ज़रलैंड घूमने जा, ऋषिकेश अच्छा लगता है वहाँ घूमने जा, तो जाएंगे बस। हम कंपनसेशन नहीं देंगे, वो मुझे देंगे। बट उस पॉइंट तक आने के लिए उनको पहले अपनी काबिलियत भी प्रूफ करनी पड़ेगी। वो तो बेटा पैदाइशी से काबिलियत प्रूव करते आ रही, मेरी दोनों बिटिया है, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट। मैं अगर बोलते ना ईश्वर मुझे देता कि कागज़ पे लिख के दो कि तुम्हें कैसे दामाद चाहिए, तो मेरे दोनों दामाद में लिख के भी नहीं दे पाता, उससे भी ऊपर के दामाद मिल गए मेरे, जो मेरी बिटियाओं से भी ज़्यादा मेरे से प्रेम करते हैं, मेरे सपनों को जीते हैं और आगे बढ़ने की चाहते हैं उनके अंदर, पॉजिटिव मैनर में। दोनों प्योर टीटोटलर है। मेरा छोटा बेटा केशव, छोटा दामाद जो है, IPL का ऑनर रहा एक टाइम पे 2018-19 में, तो प्योर टीटोटलर है। बोलता पापा एक बार सलमान खान ने मुझे ऑफ़र करा, तो आई डिनाई, तो उसने अप्रिशिएट करा, वाह गुड यंग मैन।
तो जब वो मेरी सोच के साथ, जैसा मैं बोलता हूँ मैं लिखना चाहता तो उससे ऊपर का दबाव मुझे मिल गया, तो और क्या चाहिए। तो लीगेसी तो फॉलो हो गई, अब तो सब कुछ हो चुका है, अब तो सेकंड पारी खेलने का काम है। तो छोड़ूंगा नहीं, इनका बाप तो बना ही रहूँगा। नहीं वो ज़रूरी भी वो तो बना ही रहूँगा, परंतु दूसरे रोल में हाँ। फ्रंट की जगह ऊपर से छाते जैसा काम करने की कोशिश करूँगा। बाकी ईश्वर जो कराएगा करेंगे, उसकी मर्जी का आगे तो सबके हारे, मन हारे सब हारे। तो थोड़ा और स्पेसिफिक जाता हूँ, बिकॉज ये एक इशू हर फैमिली बिजनेस में आता है, जनरेशन टू जनरेशन। तो वैसे वेस्टिंग शेड्यूल लोग तय कर लेते हैं कि टाइम टू टाइम आपको शेयर्स अलॉट होते रहें, बट आप वो कैसे, आपने कुछ ऐसा तरीका अपनाया है, कोई कंसल्टेंट रखा है? ये हमारी उन ऑडियंस के लिए है जो सिमिलर स्टेज पे हैं, जनरेशन को पास ऑन कर रहे हैं बिजनेस, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, क्या प्लान्स हैं आपके? बहुत अच्छा बेटा, मतलब मैं भी मानता हूँ। अभी मैंने सोचा था कि 2 साल शादी के हो जाए फिर करूँगा, तो 8 तारीख को मेरी बड़ी बेटी के 2 साल पूरे हो रहे हैं। तो बस अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे अपनी पूरी विल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत क्लियर डिफाइन कर दूंगा किसके क्या रोल रहेंगे, क्या करना चाहिए। अगर हमने अच्छे से डिफाइन कर दिया ना, तो आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल नहीं तो आप कब क्या हो जाए मालूम नहीं, तो इट शुड बी वेरी डिफाइन, वेरी गुड मैनर, और सबके साथ में बैठ के बात करके 10 लोगों में बोलता हूँ 2 से लेकर 9 लोगों को दोस्त बनाओ, उनके साथ डिस्कस करो और फिर उसको टेक्निकल पर्सन ले लेना चाहिए साथ में, ताकि वो अच्छे से कहीं पर बाद में लीगल प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि क्या होता है, आपके बेटी दामाद के साथ में बहुत सारे ब्रेन दूसरे भी काम करते हैं, कुछ नेगेटिव ब्रेन भी काम करते हैं, तो वो उनको बरगलाए नहीं, उनको नहीं करे। तो अभी से बहुत डिफाइंड वे में बहुत अच्छे से कर देना चाहिए सभी पेरेंट्स से, मैं बोलूँगा सभी एंटरप्रेन्योर से जिनकी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आ गई। मैं तो इस साल बहुत सारे बुढ़ों को जानता हूँ, थर्ड जनरेशन आ गई तब भी बोलते नहीं, मेरा तो एक ही परिवार है, कोई नहीं लड़ेगा। अरे मेरे दद्दा, कितने सारे एग्जाम्पल है कि दद्दा के जाते ही चाकू छुरी चल गए। बता देना जाने से पहले कि बेटा ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, मेरा कमाया हुआ था, मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम बढ़ाओ आगे, डिफाइन कर दो, छोड़ो मत। बोला रहा अभी सारा दे दिया तो ऐसा नहीं घर से निकाल दे, सब वो रेमंड्स वाले का उदाहरण देने लगते। तो मतलब जी मत दो मत ना, लिख जाओ ना मेरे जाने के बाद ऐसा होगा, पर तू बता तो दो ना, ताकि वो भी संतुष्ट हो जाए। आप बता भी नहीं रहे हो, अपने अपने में रह रहे हो, तो डिफाइंड करो हर चीज़ को। इसमें सर मेरा एक अब मैं तो क्या किसी को सजेस्ट कर सकता हूँ, पर जैसे स्टार्टअप्स में होता है, जैसे मैंने एक स्टार्टअप करके फेल हुआ, एंड उसका एक मेजर रीज़न ये था कि जो हमारे बाकी लोग हैं हमें उन्हें शेयर्स नहीं देने। बट एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम गया, जब हम राउंड रेस कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले चीज़ बोली वेस्टिंग शेड्यूल, कि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं सबको शेयर्स दो, बट विद टाइम दो एंड परफॉर्मेंस इंसेंटिव के साथ दो। बिकॉज अगर आप नहीं रखोगे तो उनके पास क्या इंसेंटिव है रहने का। आई थिंक फैमिलीज़ में भी अडॉप्ट होना चाहिए। मैं कोई पोजीशन में नहीं हूँ ये सजेस्ट करने के। नहीं, करना ही चाहिए। तुम्हारे जैसा यूथ अगर सजेस्ट करेगा ना, तो ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं ना, बुढ़े छुड्ढे, मेरी एज के भी और मेरे दादा पेरेंट्स के एज के भी, तो वो समझेंगे।